हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज यार क्या है, देखो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आप देखो आपके जो पहले के 4 चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड। सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर हमने देखा कि हमने कुछ चीज़ों की बात ऑलरेडी कर ली थी। फंजाई की बात हमने कर ली थी, मोनेरेंस की, प्रोटिस्टेंस की बात कर ली थी, राइट। फिर उसके बाद जो प्लांटे हैं, प्लांटे के लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब लास्ट जो बचा है एनिमेलिया, उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यार क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट। सबसे पहली चीज, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल पे वहां पे चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास सिर्फ सेल्स है, मतलब ना यहाँ पे टिश्यू बना है, ना ऑर्गन बना है, ना ऑर्गन सिस्टम बना है। सबसे पहली चीज सेल्यूलर लेवल, तो इसमें क्या चीज होती है, लूज सेल एग्रीगेट, ओके, सम डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन। मतलब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट हैपेंस, बेसिकली आपके जो सेल्स हैं उनका एक लूज सेल एग्रीगेट होता है। मतलब कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, उनका एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब उनका ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और थोड़ी सी डिवीजन ऑफ लेबर देखी जा सकती है। कहने का मतलब हुआ, हो सकता है कुछ सेल्स हो जो बेसिकली डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ एक्सक्रीशन कर रहे हैं, कुछ रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सम डिवीजन ऑफ लेबर इन द सेल्स कैन बी सीन। तो ये कहाँ पे है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, अब एक चीज जरा ध्यान देना, यहाँ इन्होंने कहा है सम डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर तो है, बट इट इज नॉट टू एन एक्सटेंट कि हम उसको टिश्यू कह सके, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Tissue level of organization में what happens, we have a group of cells which are having a similar origin and function, right। हमारे पास सेल्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, जिनका सिमिलर सा ओरिजिन है, राइट, और एक ही जैसा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, लिवर। तो लिवर में आपको पता है जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। यार सारे के सारे हिपैटोसाइट्स एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन कर रहे हैं ना, तभी तो वहां पे एक लिवर का टिश्यू बना है। ऑल्दो लिवर एक ऑर्गन है, बट पहले टिश्यू बना होगा ना, उसी टिश्यू से ऑर्गन बना होगा। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक टिश्यू में क्या होता है, वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ सिमिलर ऑरिजिन एंड दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। आगे चलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो द टिश्यूज विच आर हैविंग अ सिमिलर फंक्शन। अब हमारे पास बहुत से टिश्यूज हैं, ठीक है, जिनका एक ही टाइप का फंक्शन है, राइट। सो वो क्या करेंगे, वो क्लब हो जाएंगे और एक ऑर्गन बना देंगे, जैसे हमारा लिवर है, राइट। एक चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, प्लेटी हेलमिन्स, इनकी बात हम आगे भी करने वाले। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स हैविंग अ सिमिलर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, यार देखो, आपके पास आप कह सकते हो कि आपके पास आपके हार्ट है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, राइट। तो अलग अलग ऑर्गन्स है। अब वो अलग अलग ऑर्गन्स, दे आर एक्चुअली वर्किंग टुगेदर टू अचीव वन पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज ब्लड सर्कुलेशन, राइट। तो हमने कह दिया दैट इज एक्चुअली योर सर्क्यूलेटरी सिस्टम। different organs, right, they are working together to achieve a particular function। तो हम उसको क्या कह देंगे, that is actually called organ system, ठीक है। तो ये हो गया organ system level of organization। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट भी हो सकता है इनकम्प्लीट हो। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स, आई रिपीट, देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स एज माउथ एंड एनस फॉर द फूड एक्सचेंज, वेदर फॉर इंजेशन और फॉर इजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है कि बेसिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वन सिंगल ओपनिंग है विच इज एक्टिंग एज अ माउथ एज वेल एज एनस, कीप दैट इन माइंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेसिस क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स का होता है, इट कैन बी ओपन, इट कैन बी क्लोज्ड।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, दोनों में हार्ट तो रहेगा, हार्ट रहता है। अब हार्ट बेसिकली ब्लड को पंप करेगा। अब ब्लड को जब वो पंप करेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में वो ब्लड बेसिकली ओपन स्पेसेस में जाएगा। देयर वोंट बी एनी ब्लड वेसल्स, ध्यान देना। ठीक है। और आपका जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो वो जो ब्लड है, वो ब्लड बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। ध्यान देना, इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कभी भी ओपनली फ्लो नहीं करेगा। मतलब आप ध्यान दो कि कोई भी आपका जो टिश्यू है, कोई भी आपका ऑर्गन है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड में नहीं आता है। ठीक है? और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है? बिकॉज़ इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होते हैं और बेटर वे में आप चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हो। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ है, राइट? तो ये आपका ओपन सर्कुलेशन हो गया, ये क्लोज्ड सर्कुलेशन हो गया। आगे चलते हैं। सिमेट्री। टॉकिंग अबाउट सिमेट्री, तो अगर हम सिमेट्री की बात करें, तो हमारे पास सिमेट्री में क्या चीज़ आती है? सिमेट्री सबसे पहली चीज़, एसिमेट्रिकल हो सकते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि सिमेट्री एक्सिस्ट ही नहीं करती, राइट? उसका एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? स्पॉन्जेस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? देयर आर मेनी प्लेन्स थ्रू व्हिच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाल्फ्स, ठीक है? मतलब आपके पास बहुत से प्लेन्स रहेंगे जिनके थ्रू आप बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? और ध्यान देना, ये प्लेन्स हमेशा सेंट्रल एक्सिस को पास करने चाहिए। आगे चलते हैं। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स क्या-क्या रहते हैं? सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स, ठीक है? ध्यान दो, एकाइनोडर्मेटा 2 होते हैं यार। एकाइनोडर्मेटा, एक होती है लार्वल स्टेज, एक होती है मैच्योर फॉर्म। जो मैच्योर फॉर्म है ना, उसमें रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। आगे, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? देयर इज ओनली वन प्लेन यूजिंग व्हिच यू कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इंटू 2 इक्वल हाल्फ्स, राइट? इसका एग्जांपल बहुत से जो आपके बचे हुए फाइलम्स है वो, ठीक है? और एकाइनोडर्म्स की लार्वल स्टेज पहले बता चुका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेसिस हमारे पास क्या रहता है? जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें, तो यार देखो, जर्म लेयर्स क्या होती है? देखो, जब कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद ना वो गैस्ट्रूला बनता है। ये चीज़ आप कहाँ पढ़ते हो? प्लस 2 में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो वहाँ पे जब गैस्ट्रूला बनता है ना, तो गैस्ट्रूलेशन में काम ही ये होता है कि जर्मिनल लेयर्स को बनाना है, राइट? तो हम उन्हीं जर्म लेयर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म आपका डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स हैं। बाहरली तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, ठीक है? और इसमें क्या होता है? दे आर हैविंग मीज़ोग्लिया व्हिच इज़ अनडिफरेंशिएटेड लेयर, राइट? तो ये चीज़ आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो। बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है और ये जो पिंक लेयर है दैट इज़ मीज़ोग्लिया। आगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में होते हैं बेसिकली आपके एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर्स होंगी। सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर मीज़ोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। आगे, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? सीलोम। देखो, पहले समझो सीलोम क्या है। सीलोम इज एक्चुअली द बॉडी कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। अगर आप ध्यान दो, आपकी बॉडी वॉल क्या है? बाहर स्किन है, ठीक है? गट वॉल का मतलब हुआ जैसे आपकी ईसोफेगस है, आपको पता है ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम गट कहते हैं, राइट? तो उसकी जो वॉल है वो चीज, और बाहर से बॉडी की वॉल, तो उसके बीच जो कैविटी लाई करती है दैट इज कॉल्ड सीलोम। अब ऑर्गेनिजम्स आपके सीलोमेट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एनालिड्स एंड अबव, मतलब आपके एनालिड्स और उससे ऊपर वाले जितने भी है क्लासिफिकेशन में, वो सारे सीलोमेट्स हैं। सीलोमेट्स का मतलब होता है दैट दे आर हैविंग अ ट्रू सीलोम कैविटी। आप देखो यहाँ पे दिस इज द सीलोम कैविटी, राइट? तो सीलोम कैविटी को हम ट्रू सीलोम तब कहते हैं व्हेन सीलोम कैविटी इज प्रॉपर्ली लाइंड बाय द मेसोडर्म। अगर आप देखो, दिस पिंक लेयर इज मेसोडर्म, राइट? So this mesoderm is completely lining the coelom cavity. तो हम कहेंगे जी हाँ, ये एक ट्रू सीलोम है, ये सीलोमेट है। ओके, स्यूडोसीलोमेट्स। अब स्यूडोसीलोमेट्स क्या होते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स का बेसिकली एक एग्जांपल है एस्केल्पिन्स। इसमें क्या होता है? देखो, द सीलोम कैविटी इज प्रेजेंट, व्हाइट लेयर देख रहे हो ना, व्हाइट इज सीलोम। सीलोम कैविटी is present, but it is not properly lined by the mesoderm.
ठीक है? आपको जो पिंक लेयर जो मेसोडर्म की है वो तो यहाँ पे प्रॉपर्ली लाइन नहीं है, ठीक है? इन फैक्ट दिस मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट्स, ठीक है? ओके, एसीलोमेट्स जिनके पास कोई सीलोम कैविटी ही नहीं है, ठीक है? तो एग्जांपल्स क्या-क्या हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड इनसे नीचे वाले, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दे डू नॉट हैव अ सीलोम, तो ऐसा दिखता है। यहाँ पे डिफाइन भी किया मैंने, सीलोम है क्या चीज? इट इज अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ओके, beginning with the next factor that we have, it is segmentation. सेगमेंटेशन बोलो चाहे मेटामेरिज्म बोलो, बात एक ही है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है दैट बॉडी इज डिवाइडेड आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और इन पार्ट्स में ना कुछ ऑर्गन्स का रेपिटेशन देखा ही जाता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। आगे एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड। देखो, नोटोकॉर्ड क्या चीज है? नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है? उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, राइट? तो नोटोकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, ध्यान देना, ठीक है जी? ओके, अब नोटोकॉर्ड की बेसिस पे ना हमने ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासिफिकेशन में डाल दिया। कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है? और नॉन कॉर्डेट्स जिनके पास नहीं है। कॉर्डेट्स में एग्जांपल कौन-कौन आ गया यार? वर्टिब्रेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेट्स में आगे पढ़ाऊँगा, प्रोटोकॉर्डेट्स में आपके सेफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स दोनों आते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स में हमारे पास एग्जांपल्स पॉरीफेरन, स्टीनोफोरा एक्सेट्रा, मतलब आप चलते जाओ कहाँ तक? हेमिकॉर्डेटा तक, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो लेट्स बिगिन। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब देखो क्या होगा, यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर स्लाइड पे मैंने सिर्फ एक ही फाइलम को लिया है, सो दैट अगर आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी लो तो आपको लेटर ऑन चीजें रिवाइज करने में आसानी हो जाए। ओके, द फर्स्ट वन वी हैव, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। अब देखो यार कैसे ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। हम सबसे पहले सबसे बेसिक वाले की बात करेंगे, सबसे एंड में सबसे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। पॉरीफेरा, पहली चीज, पॉरीफेरेंस दे आर मेरीन एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स, मतलब इनमें सिमेट्री नहीं है और मेरीन ही होंगे, राइट? नेक्स्ट, द प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, मतलब सबसे पहली बार जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आए थे वो पॉरीफेरेंस थे, ध्यान देना। सबसे पहली बार जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आए थे वो कौन थे? पॉरीफेरेंस थे, ठीक है? नेक्स्ट आता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, ठीक है जी? यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम लिखा जाता है। सो पॉरीफेरेंस में वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम है, कंफ्यूज नहीं होना है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस में है। आगे जाके पढ़ाऊंगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वो एकाइनोडर्मेट्स में होता है, ठीक है? ओके, तो इसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम में ऑयस्टिया होते हैं। अब ऑयस्टिया क्या है? ऑयस्टिया कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा पॉरीफेरन, ठीक है? तो उसकी बॉडी पे ना बहुत सारे होल्स होंगे, उन होल्स को हम कहते हैं ऑयस्टिया, ठीक है? उन होल से पानी अंदर आता है, कहाँ आता है? एक कैविटी जिसका नाम क्या है? स्पॉन्जोसील, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाता है, ये सारे वाटर को बाहर पंप कर देता है एक दूसरे होल से, उसका नाम क्या है? ऑस्क्यूलम। तो समझ आ गया? ऑयस्टिया से अंदर आता है into the spongiocele and out through osculum. ओके, अब इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहाँ-कहाँ यूज कर रहा है? फूड गैदरिंग के लिए, ठीक है? क्यों? जब वाटर अंदर आया तो कुछ ऑर्गेनिजम्स भी अंदर आए, खाना उसका अंदर आया, राइट? रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि वहां पे गैसेस, मतलब वाटर है ना, वाटर में एक्चुअली ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं जो डिजोल्व स्टेट में, उसको वो एक्सचेंज कर सकता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऑफ कोर्स, वेस्ट मटेरियल को उसमें एक्सक्रीट कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं पॉरीफेरेंस के, उनको हम कहते हैं क्वेनोसाइट्स और द कॉलर सेल्स, राइट? दे आर गोइंग टू लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स, ठीक है? तो आपका जो स्पॉन्जोसील कैविटी है जो मैंने बताई थी, और कैनाल्स जो हैं, राइट? उनको, कैनाल्स किनकी? देखो ऑयस्टिया होल्स है ना, उन होल्स से वाटर को अंदर स्पॉन्जोसील में लाने के लिए जो कैनाल्स हैं, उनकी बात कर रहा है ये। समझ आ रही है ना बात? तो बस सिंपल है। तो उन कैनाल्स की बात की, तो ये दोनों में ही कौन से सेल्स प्रेजेंट है? क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ओके, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। अब इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या हुआ? देखो मैंने आपको अभी बताया ना कि क्वेनोसाइट्स वहां पे प्रेजेंट है। अब यार वो जो क्वेनोसाइट्स है वो सेल्स है, राइट? अब वो सेल्स क्या करेंगे ना, वो जो वहां पे वाटर आया उसमें फूड था,
उस फूड को अपने अंदर ले लेंगे। देखो डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर डाइजेशन होनी है, राइट? तो उसके लिए क्या होगा, ये जो क्वेनोसाइट सेल्स हैं वो खाने को लेंगे अपने अंदर, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, सो दैट इज डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। ओके, उसके बाद दे हैव स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब क्या होता है, इनकी ना 3 लेयर्स होती है एक्चुअली। सबसे बाहर वाले तो हमने बोल दिया क्वेनोसाइट्स हैं। बीच में भी एक लेयर होती है, ठीक है? जो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। ठीक है? उसमें क्या चीज़ होती है? स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बस वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करवा रहा है। आगे चलते हैं। दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। भाई बहुत बड़ी टर्म है। मतलब क्या होता है इसका? हर्मेफ्रोडाइट्स का सिंपल सा मतलब होता है दे आर मोनोशियस। पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मोनोशियस, मोनो मतलब एक, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। दैट इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट्स। क्लियर कर दो इस चीज को। हर्मेफ्रोडाइट टर्म हम प्लांट किंगडम में यूज नहीं करते, ये पर्टिकुलरली एनिमल किंगडम के लिए ही यूज होती है। ठीक है? इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखी जाती है, मतलब आपका जो बेसिकली मेल और फीमेल गैमीट से जो फर्टिलाइजेशन होनी है ना, वो इंटरनली होगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। ठीक है? और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। यार देखो, दो टाइप्स की डेवलपमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है आपका जो पेरेंट और जो चाइल्ड है, ठीक है, वो शुरू से ही ना एक जैसे दिखते हैं। आई रिपीट, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है पेरेंट और चाइल्ड दोनों शुरू से बचपन से एक जैसे दिखते हैं। जैसे ह्यूमंस में यार आप देख के बता सकते हो ना कि इंसान का ही बच्चा है, राइट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली एक जैसे नहीं दिखते, और उनमें एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसका नाम क्या है? मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग्स में देखा है ना वो चीज। हाँ, पहले टैडपोल होता है, भाई लगता ही नहीं कि वो कभी फ्रॉग बनेगा, क्योंकि शक्ल सूरत बिल्कुल मैच नहीं करती। तो इस वजह से वहां पे वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। उससे वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो दैट इज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो वही सेम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ भी देखी जाती है। अब यार एग्जाम्पल्स, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स तो रट के जाओ, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भाई साइकॉन, स्काइफा, ठीक है, दिखा भी देता हूँ। ये वाला जो यहाँ पे है ये साइकॉन है भाई। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर होता है, ये वाला यहाँ पे। और यू स्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ये वाला, राइट? तो आपको एक चीज यहाँ पे, एक चीज यहाँ से कह देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पॉरीफेरेंस है ना, सारे के सारे पॉरीफेरेंस, ठीक है, सी वाटर पे नहीं पाए जाते हैं। क्यों? आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में होता है। आगे चलें नेक्स्ट फाइलम। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा को हम निडेरियंस भी कह देते हैं, ठीक है, इनका दूसरा नाम है। ओके, सी ना साइलेंट रहता है, निडेरिया कहते हैं इसको, राइट? सो दे आर मोस्टली मेरीन एंड रेडियल सिमेट्री। ठीक है? नाउ दे आर मोस्टली मेरीन, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री बताने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेन, मतलब मल्टीपल प्लेन से आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे जो सेल्स है, जैसे वहां पे कौन थे? क्वेनोसाइट्स, यहाँ पे है निडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है? इनके होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जिनको हम कहते हैं निमैटोसिस्ट्स। अब जरा समझना, यहाँ पे ना कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, जिनको हम निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। एनसीईआरटी में तो डायग्राम भी दे रखा है। अब इन निडोब्लास्ट सेल्स में क्या चीज होती है ना, कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं, कुछ सुइयां टाइप आप कह सकते हो, राइट? नीडल्स, राइट? और ये जो नीडल्स होती है ना, एक पॉइजन में डिप्ड होती है, राइट? सो वो नीडल्स जो एक पॉइजन में डिप्ड हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? नीमैटोसिस्ट्स। इतना क्लियर कर लो पहले। ठीक है? अब बताता हूँ इसका काम क्या है। काम ये है मेरे भाई कि ये एंकरेज भी करेगा, मतलब उसको चिपका के रखेगा नीचे सबस्ट्रेट से। डिफेंस में कोई दुश्मन आ जाए उस पे चल जाएगी तीरें, राइट? और फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है? मान लो उसका प्रे है, उस पे तीरें चलाएगा, उसको मार देगा और बस मिल गया फूड, राइट? सो एंकरेज, डिफेंस एंड फूड। नेक्स्ट आते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, इजी पीजी। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। ठीक है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब तो पहले बता चुका हूँ ना कि दो ही लेयर्स होंगी। ओके, अब कुछ यूनिक चीज, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ, राइट? तो सिंगल ओपनिंग तो होगी यार। सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बता दिया था,
इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक है, इसी का मतलब तो होता है सिंगल ओपनिंग। ओके, सो यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखी जाती है, तो बस ऐसे एज इट इज लर्न रख लेना। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जस्ट एक कैविटी है जो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर माउथ है, नीचे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जहाँ पे खाना जाता है, दैट्स इट। ओके, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो होता क्या है ना, थोड़ी सी डाइजेशन फूड की ना सेल्स के बाहर ही हो जाती है, और बची खुची डाइजेशन सेल के अंदर हो जाती है। तो हमने कह दिया ना, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो है ही, साथ में इंट्रा सेल्यूलर भी है। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने प्लांट किंगडम में लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिर से रिपीट कर देता हूं। इट इज बेसिकली अ फिनोमिना जिसमें ऑर्गेनिज्म स्विच करता है। किसमें स्विच करता है? अपने गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक लाइफ में, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ में स्विच करता, उसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब एनिमल्स में भी ये चीज देखी जाती है। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, ओबीलिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बचे कुछ एग्जांपल्स जो हैं। सो एग्जांपल, फाइसीलिया द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडाम्शिया, सी एनेमोन, पेनेटुएला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, मिंड्राइना, द ब्रेन कोरल। राइट, अब एक चीज यहाँ समझना यार, यहाँ पे क्या होता है ना, आपके जो निडेरियंस है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पॉलिप फॉर्म, और दूसरे जो मेड्यूसा फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, पॉलिप फॉर्म में क्या होता है? पॉलिप फॉर्म एक एसेक्सुअल स्टेज है। कैसी स्टेज है? एसेक्सुअल। ठीक है, पॉलिप फॉर्म वाले ऑर्गेनिजम्स सिलेंड्रिकल होंगे और सिसाइल। सिलेंड्रिकल एंड सिसाइल, सिसाइल का मतलब होता है दे कैन नॉट मूव, दे आर सेडेंटरी, दे कैन नॉट मूव इजीली, मतलब एक ही जगह चिपके रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने सी एनेमोन देखा है ना, तो वो सिलेंड्रिकल होता है और एक ही जगह चिपका रहता है, तो उसको हम पॉलिप फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ यार, मेड्यूसा। मेड्यूसा एक सेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, और ये बेसिकली ना अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब आपको बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे आपका वो होगा जेलीफिश, देखिए ना आपने, राइट? तो जेलीफिश होती है ना थोड़ी अम्ब्रेला शेप्ड, और मोटाइल तो होती है। ठीक है, एक चीज एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज रट लो। पॉलिप फॉर्म asexually makes medusa and medusa form sexually makes the polyp। मतलब आपकी जो पॉलिप फॉर्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा को प्रोड्यूस करती है, बट अगर इस मेड्यूसा को पॉलिप वापस बनाना है तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मार्क कर लो अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। हमारे पास आता है एक छोटा सा फाइलम, दैट इज टीनोफोरा। ठीक है, इनको और क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स कहते हैं या कॉम जेलीज कहते हैं। ठीक है जी, सो दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। अब यार एक्सक्लूसिवली मेरीन, अगर हम इससे पिछले वाले की बात करें ना, निडेरियंस, ठीक है, वो सभी के सभी मेरीन नहीं होते। क्यों नहीं होते? हाइड्रा एग्जाम्पल है, ध्यान देना। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर होता है, एक चीज। पर जब हम टीनोफोरा पे हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, कहने का मतलब सभी के सभी मेरीन हैं, फ्रेश वाटर में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। रेडियल सिमेट्री यहाँ देखी जाती है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स ये हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। सो एक एनसीईआरटी की लाइन है ये, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इनके पास बेसिकली 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स रहते हैं जिससे ये मूव करते हैं। सो डाइजेशन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर दोनों है। ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे ये लाइट को खुद जनरेट करते हैं। एज अ रिजल्ट जहां भी ये जाएंगे, लाइट मतलब एक जैसा होता है ना, लाइट बल्ब की तरह ये चमकते चमकते जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दो, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इससे जो पीछे वाले निडेरियंस थी वहां पे भी सेम था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स क्या है? प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। तो यहाँ पे एक यहाँ पे चिपका भी दिया है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन आता है यार? प्लेडेहेल्मिन्थ्स। सो टॉकिंग अबाउट द प्लेडेहेल्मिन्थ्स,
प्लेटिहेल्मिन्थ्स का ही दूसरा नाम क्या है? फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का मतलब होता है, डॉर्सल क्या बोलते हैं भाई? पिछली साइड, वेंट्रल मतलब अगली साइड, मतलब अगली और पिछली साइड दोनों तरफ से ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, इसलिए तो फ्लैट वॉर्म्स का इनको। दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब हुआ कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिशन लेते हैं। कहाँ जाते हैं? स्किन पे नहीं लगेंगे, अंदर जाके न्यूट्रिशन लेंगे, तभी तो कहा एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब एक ही प्लेन है जिसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ऑफ कोर्स यार, यहाँ से डिवाइड करोगे तभी होगा ना दो पार्ट में, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंड्स ध्यान रखने हैं आपको कि कहाँ पर चीजें चेंज हुई हैं। अभी तक डिप्लोब्लास्टिक था, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट ध्यान दो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, तीनों जर्म लेयर्स तो आ गई, बट एक चीज मिसिंग है, क्या? सीलोम नहीं आ पाया, ये एसीलोमेट्स है। इससे पीछे वाले भी सारे एसिलोमेट्स थे, ठीक है। ओके, सो दे हैव हुक्स एंड सकर्स फॉर एडहेशन। एक चीज ध्यान दो, एनसीईआरटी कहती है कि इनके पास हुक्स है, सकर्स है। हुक्स और सकर्स ये सिर्फ एडहेशन के लिए यूज करते हैं। एडहेशन का मतलब होता है होस्ट से चिपकने के लिए यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू लेते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द बॉडी सरफेस। सो दे आर हैविंग द फ्लेम सेल्स जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि फ्लेम सेल्स किनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। ये किसमें हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? वाटर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, राइट। ओके, सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब हुआ दे आर मोनोशियस, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल फीमेल दोनों। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखी जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही है, ठीक है। ओके, तो अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, एक स्पेशल एग्जांपल लेने में, तो प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? इसको हम ट्रू रीजनरेशन भी कहते हैं। मतलब आपके पास ये प्लेनेरिया है, ठीक है कोई, तो अगर उस प्लेनेरिया को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, कट कर दोगे, ठीक है, तो हर पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। ओके, एक अलग टाइप का रीजनरेशन भी होता है जो लिज़र्ड में देखा जाता है। अगर आप लिज़र्ड की पूंछ काट देते हो तो लिज़र्ड की पूंछ वापस आती है, उस कटी हुई पूंछ से एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं आता, ठीक है? तो उसको हम ट्रू रीजनरेशन ही कहेंगे, बट प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखी जाती है। एग्जांपल्स क्या है? टीनिया, जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं, इधर लगा ये, ठीक है? हमारे इंटेस्टाइन में ये होता है। एंड फेसियोला, लिवर फ्लूक, ये यहाँ पे लगा है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है? द एस्केल्मेंट्स। यार मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइलम है वो एस्केल्मेंट्स है। क्यों? एस्केल्मेंट्स में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्केल्मेंट्स दे आर राउंड वर्म्स, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है? इसको लिखने का मेन मोटो क्या है? ध्यान देना, एस्केल्मेंट्स में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, ये बिल्कुल राउंड होते हैं, ठीक है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दो, आपसे जो अभी पिछले वाले थे प्लेटीहेल्मिन्थ्स, वहां पे क्या था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही बता चुका हूं, पहले की दो स्लाइड्स में, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां से शुरू हुआ था? एस्केल्मेंट्स, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री है, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसीलोमेट्स, मतलब यहाँ से थोड़ा-थोड़ा सीलोम आना शुरू हो चुका है, पूरी तरह से नहीं आ पाया, स्यूडोसीलोमेट है। स्यूडोसीलोमेट का मतलब पहले बता चुका हूँ कि इट इज नॉट प्रॉपर्ली लाइन्ड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, ठीक है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फीचर भी यहीं से शुरू हुआ है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब टू सेपरेट ओपनिंग्स एज माउथ एंड एनस, ठीक है। एक मस्कुलर फेरिंक्स एग्जिस्ट करता है, वो इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रहती हैं एक्सक्रीशन के लिए। दे आर डायोशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायोशियस का मतलब क्या होता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप डायोशियस नहीं बोलना, नॉन हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। डायोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडीज में होंगे, तो ये फीचर यहीं से शुरू होता है। सो डायोशियस में ध्यान दे, फीमेल्स आर लॉन्गर, मतलब ये वाली फीमेल है, ये वाला मेल है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है? एस्कैरिस द राउंड वर्म, Wuchereria, filarial worm and Encyclostoma hookworm. क्लियर? ओके, तो आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फाइलम आता है आपका
एनालिडा। सो टॉकिंग अबाउट एनालिडा, तो एनालिडा में भी क्या है, अब देखो वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है जो पीछे हो गई थी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो एनालिड्स का रहता है, दैट इज सेगमेंटेशन। यहाँ पे बेसिकली ट्रू सेगमेंटेशन देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो एनालिड्स में है और सीधा आगे चल के सिर्फ कॉर्डेट्स में देखा जाता है, दैट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहले भी बता चुका हूँ, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, ऐसे खुले में नहीं फ्लो करेगा, समझ रहे हो ना? ओके। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहती हैं जिससे वो लोकोमोशन करते हैं, जिससे वो मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन रहता है जिसका नाम क्या है, नेफ्रीडिया। क्या नाम है उसका? नेफ्रीडिया, ठीक है। ओके, सो एक्वेटिक एनालिड्स में एग्जांपल हमारे पास नेरिस है, ठीक है। और उस नेरिस के पास क्या होता है, दे हैव पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या रहते हैं यार? पैरापोडिया ना कुछ फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ देखो ये जो आपका है, दिस इज योर नेरिस। इसमें आपको ये दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये क्या चीज है? पैरापोडिया। ये पैरापोडिया इसको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इनके पास क्या रहता है, अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करें, दे आर हैविंग अ पेयर्ड गैंग्लियन विद लेटरल नर्व्स, ठीक है। तो इनके पास पेयर्ड गैंग्लियन रहता है लेटरल नर्व्स के साथ। एक्चुअली क्या रहता है ना, कॉर्डेट से पहले वाले जितने भी हैं उनकी जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे से उल्टा है। हमारा नर्वस सिस्टम है डॉर्सल, इनका नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल। हमारा नर्वस सिस्टम है हॉलो, हॉलो मतलब स्पाइनल कॉर्ड हॉलो होती है अंदर से, ठीक है। और इनकी जो सिस्टम है वो होता है सॉलिड। मतलब इसमें क्या होता है ना, दे आर हैविंग अ पेयर्ड गैंग्लियन विद लेटरल नर्व्स, ठीक है, जो बेसिकली वेंट्रली प्रेजेंट है और सॉलिड है। आगे मैं ये चीज फर्दर डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी इतना जान लो। तो आपको ध्यान रखना है, नेरिस बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि पीछे डायोशियस प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी है एस्केल्मेंट्स में, ठीक है। तो नेरिस वैसा ही है, डायोशियस। बट अनफॉर्चुनेटली आपके जो अर्थवॉर्म और लीचेस है ना, वो मोनोशियस है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, नेरिस, फेरेटिमा जिसको हम अर्थवॉर्म कहते हैं, हेरुजिनेरिया द ब्लड सकिंग लीच, ये आपका लीच है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ्रोपोडा। सबसे पहली चीज अर्थ्रोपोडा की जान लो, अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है जी। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री भी देखी जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हम जानते हैं। ये सेगमेंटेड होते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे सेगमेंटेशन देखी जाती है। एंड ऑफ कोर्स दे आर सीलोमेट्स। सीलोमेट जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली एनालिड से ही शुरू हो चुकी है। आपको मैंने बताया, देखो थोड़ा सा सीलोम आया बट प्रॉपर्ली नहीं आया। कहाँ पे? एस्केल्पिन्स, तभी तो स्यूडोसीलोमेट्स कहा ना। एनालिड्स में ट्रू सीलोम आ गया, सीलोमेट है। तो अर्थ्रोपोडा भी क्या है? सीलोमेट है। यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन यार जैसे हमारे पास क्या है, एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर है ना स्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन वैसा ही होता है बॉडी के बाहर। और वो किस चीज का बना होता है? काइटिन, ठीक है। सो यहाँ पे जो बॉडी है इनकी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। जैसे ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है, ओके। उसके बाद दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। तो इनकी जैसे लेग्स वगैरह रहती हैं, सो दे आर एक्चुअली द जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। वो जुड़ी होती हैं, ठीक है, तब जाके बनती हैं। ओके, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखी जाती है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि बेसिकली जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए कौन प्रेजेंट है? मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो दे आर डायोशियस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। एक पॉइंट अगर आपने नोट किया होगा तो ध्यान देना, एस्केल्मेंट्स और अर्थ्रोपोडा दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। इससे पिछले वाले में डायरेक्ट ही थी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या-क्या है? एपिस हनीबी, बोम्बैक्स सिल्कवर्म, लैसिफर द लैक इंसेक्ट, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, लोकस्टा, लिम्यूलस, किंग क्रैब। ध्यान देना यार, आपका ये जो लिम्यूलस है ना, किंग क्रैब, ये एग्जाम्पल काफी बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मोलस्का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पहले जान लो।
अगर हम बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑन द किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री इनमें है। ठीक है, इनमें नो सेगमेंटेशन, दे हैव अ कैलकेरियस शेल। मतलब यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन नहीं देखी जाती है। आर्थ्रोपोडा में देखी जाती थी, यहाँ कोई सेगमेंटेशन नहीं है। इनके पास कैलकेरियस शेल है। कैलकेरियस शेल का मतलब क्या होता है? भाई जी, इनके पास एक प्रोटेक्टिव शेल है जो कैल्शियम से बना हुआ है। स्नेल देखा है ना, तो उसके पास उसका शेल होता है, वो कैल्शियम का बना है। ओके, तो बॉडी कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? हेड, फुट एंड विसरल हम्प। हेड, फुट एंड विसरल हम्प। ठीक है, तो एंटीरियर हेड में सेंसरी टेंटिकल्स है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था एक टेस्ट में। तो एंटीरियर हेड जो होता है ना, एंटीरियर का मतलब क्या होता है यार? देखो, पहले तो एक चीज समझ लो। अगर तो हम बॉडी की डिवीजन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम सामने और पीछे की बात कर रहे हैं, पिछली तरफ क्या होता है? पीठ वाली साइड, उसको हम कहते हैं डॉर्सल। सामने स्टमक वाली साइड, उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल। ठीक है, हेड को क्या कहते हैं? एंटीरियर। पेट वाले रीजन को इंटरमीडिएट। टांगों वाले रीजन को पोस्टीरियर। ध्यान देना। अब एंटीरियर हेड जो है, उसमें क्या चीज लगी होती है? सेंसरी टेंटिकल्स लगे रहते हैं। Okay, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. एनसीईआरटी की लाइन है ये। सो एक्चुअली क्या होता है? विसरल हम्प एक जगह है, ठीक है, एक पार्ट है, जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ना विसरल हम्प। तो विसरल हम्प के ऊपर ना एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी सी लेयर बन जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उस लेयर का नाम क्या है? मेंटल। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। अब जरा समझो, जो विसरल हम्प और मेंटल है ना, उसके बीच एक कैविटी बन जाती है, उसका नाम क्या है? मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में क्या होते हैं? फेदर लाइक गिल्स। कैसे गिल्स होते हैं? शेप ध्यान देना, फेदर लाइक। ठीक है, अब इन गिल्स के यार दो काम है। खाली ये रेस्पिरेशन ही नहीं करेंगे, ये एक्सक्रीशन भी करेंगे। ध्यान देना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीडिंग ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या है? रेड्यूला। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, सो दे आर डायोशियस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओविपेरिस। डायोशियस पहले बता चुका हूँ क्या होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। ओविपेरिस, ओविपेरिस का मतलब अभी बता देता हूँ। ओविपेरिस मतलब जो अंडे देते हैं, यानी जो एग ले करते हैं, उनको ओविपेरिस बोलते हैं। जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, उनको हम विविपेरिस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो मोलस्क्स के एग्जांपल क्या-क्या हैं? पाइला, दैट इज एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, cuttlefish, loligo, squid, octopus, the devilfish, aplysia, sea hare, dentalium, the tusk shell, and Chitopleura chiton. ठीक है, अब हो सकता है आपको एग्जांपल्स लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार गूगल पे जाओ, हर ऑर्गेनिज्म की शक्ल देख लो, काफी चीजें आपको लर्न करनी आसान हो जाएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एकाइनोडर्मेटा। सो एकाइनोडर्मेटा में कैलकेरियस एंडोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन का मतलब हुआ यार उनके पास एक एंडोस्केलेटन है जो कैल्शियम से बना है। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब सारे के सारे मेरीन ही है, फ्रेश वाटर कोई नहीं है। रेडियल सिमेट्री इन मेच्योर फॉर्म ओनली, पहले भी ये चीज बता चुका हूँ कि बॉडी मल्टीपल प्लेन से डिवाइड हो सकती है, बट सिर्फ मेच्योर फॉर्म में, क्योंकि जो लार्वल स्टेज है वो तो बायलेटरल सिमेट्री शो करती है। यहाँ पे अब जरा आप ध्यान दो, आपने जब इसको पढ़ते हो ना, आपको स्टारफिश ध्यान में आनी चाहिए। स्टारफिश आपको पता है कि क्या कहते हैं? जो आपका बेड होता है, ठीक है, सी बेड होता है, उस पे चिपकी होती है ना नीचे। अब आपको ध्यान देना है कि उसका जो माउथ है ना, वो लोअर साइड है। ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली द वेंट्रल साइड ऑल्सो। मतलब देखो यार, माउथ है, ऐसे याद रखो, माउथ हमेशा वेंट्रल साइड ही होता है। हमारे केस में भी तो वेंट्रल साइड है माउथ, ठीक है ना? बट वो एक्चुअली लोअर साइड है। मतलब जो वो सॉइल को फेस कर रहा है ना, उसका माउथ सॉइल की तरफ है। ठीक है, और जो एनस है वो बेसिकली ऊपर की तरफ है, जो हमें दिख रहा है बाहर से। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पॉरीफेरेंस पे जब मैं था, कि वहां पे है एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, और यहाँ है एक वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये? लोकोमोशन के लिए, कैप्चर ऑफ फूड के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट दे डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास नहीं रहता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्चुअली ये डेवलपमेंट होना था, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ट्रीटमेंट हो गया। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखी जाती है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एस्टेरियस द स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटेडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी cucumber एंड ओपहाउडा द ब्रिटल स्टार। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द हेमिकॉर्डेट्स। बात करते हैं हेमिकॉर्डेट्स की। सो अर्लियर इट वाज अ सब फाइलम ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। देखो, पहले हमने क्या किया था, हमारे पास कॉर्डेटा कोई फाइलम है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। उस फाइलम में ही हमने इसको एक सब फाइलम का नाम दे दिया था, हेमिकॉर्डेटा को। बट अब हमने चेंज कर दिया, तो अभी तक हम सारे जितने भी पढ़े हमने वो नॉन कॉर्डेट्स है ना, नोटोकॉर्ड तो है नहीं किसी के पास, तो सारे इससे पिछले वाले नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब हमने इसको एक सेपरेट फाइलम असाइन कर दिया है, हेमिकॉर्डेटा। बस इतनी सी बात है। तो स्टोमोकॉर्ड रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। अब इनको हेमिकॉर्डेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड तो नहीं है, एक रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड। रूडिमेंट्री का मतलब होता है प्रिमिटिव फॉर्म, मतलब कंप्लीटली वो नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो उस रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टोमोकॉर्ड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इसके कॉलर रीजन में। जैसे ये है ना, प्रोबेसिस कॉलर ट्रंक, तो ये होता है। ओके, सो दे आर एक्चुअली वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। एनसीईआरटी पॉइंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सीलोमेट्स हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है प्रोबोसिस। देखो यार क्या है ना, इनकी बॉडी ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। जैसे है ना, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ठीक है। ये अब इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, वो प्रोबोसिस है। ऑर्गन का नाम प्रोबोसिस है, वो प्रोबोसिस इसके प्रोबोसिस रीजन में लोकेटेड है। समझो, एक प्रोबोसिस वो है जो इसकी बॉडी की सेगमेंटेशन के बेसिस पे, कि ऊपर वाले पार्ट को प्रोबोसिस बोलेंगे, बीच वाले को कॉलर, एंड वाले को ट्रंक, ठीक है। उसी प्रोबोसिस रीजन के अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? प्रोबोसिस, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ जो गिल्स हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहाँ है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। एग्जाम्पल क्या है? बेलेनोग्लॉसस एंड सेकेलोग्लॉसस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने फोटोग्राफ लगाई हुई है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे ज्यादा जो बड़ा टॉपिक यहाँ पे है, कॉर्डेट्स, ठीक है। टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द कॉर्डेट्स, सबसे पहली चीज समझो, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट्स में। जरा समझो, पहले इधर डायग्राम पे आ जाओ। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये उसकी पीठ है, दिस इज द डॉर्सल साइड, ठीक है। सबसे बाहर क्या चीज है? सबसे बाहर अगर आप देखो एक नर्व कॉर्ड है। यार ये नर्व कॉर्ड किसको कह रहे हैं हम? नर्व कॉर्ड को आप अभी समझ सकते हो, इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपकी नर्व कॉर्ड है, ठीक है। उस नर्व कॉर्ड के अंदरली तरफ आपको दिख रहा है द नोटोकॉर्ड, ठीक है। दीज आर द गिल स्लिट्स। और ये आपका क्या है? पोस्ट एनाल पार्ट, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप बोल सकते हो कि यार नहीं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। वो यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मॉडिफिकेशन हुई ना उससे। पर जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ये डायग्राम क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो हम बात कर रहे हैं सबसे बाहर है नर्व कॉर्ड, फिर है नोटोकॉर्ड, ये गिल स्लिट्स, ये पोस्ट एनाल टेल। पहले तो ये समझ लो, ये कॉर्डेट्स में होगा ही होगा। पोस्ट एनाल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी कॉर्डेट्स हैं सबके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अलावा और कौन से फाइलम में देखने को मिला था? याद करो, एनालिड्स, राइट। आगे चलते हैं। कुछ डिफरेंसेस यार कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच, एनसीईआरटी का टेबल है, फटाफट खत्म कर देंगे। कॉर्डेट्स ऑफ कोर्स इनके पास नोटोकॉर्ड है, इनके पास तो है नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा खुद को लेना है ना एग्जांपल में, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हाँ डॉर्सल है यार, स्पाइनल कॉर्ड पिछली तरफ है। हॉलो है, सिंगल है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड है ना, सिंगल है। हॉलो मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड हॉलो है, सॉलिड नहीं है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज है? इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, ठीक है। जैसे एनालिट्स के केस में जो मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने बताया था, उनका मैंने कहा था दे आर हैविंग द पेयर्ड गैंग्लियन विथ लेटरल नर्व्स। तो पेयर्ड गैंग्लियन का मतलब क्या हुआ? पेयर्ड मतलब दो। दूसरी चीज, वेंट्रल होता है, हमारा पीछे था, उनका सामने होगा, ठीक है। और होता है सॉलिड।
ठीक है। तो अगर हम कॉर्डेट्स में बात करें तो इनका जो फेरिंग्स है, इट इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट हमारे केस में वेंट्रल है, सामने को है ना वेंट्रल, मैंने कहा उल्टा होता है। हार्ट हमारे केस में वेंट्रल है, अगर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट है तो वो पिछली तरफ है, डॉर्सल। तो पोस्ट एनाल टेल यहाँ हो सकती है, यहाँ तो हो ही नहीं सकती। आगे चलें। ठीक है। अब देखो यार, फर्दर क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं किसमें, कॉर्डेट फाइलम में, कॉर्डेटा फाइलम में। तो यार कॉर्डेटा फाइलम जो है उसमें बेसिकली कुछ कुछ सब फाइलम्स हमारे को दिए हुए हैं। 3 है, द यूरोकॉर्डेटा, द सिफेलोकॉर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा। पहली चीज जरा समझना, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। पहली चीज ये समझ लो, यूरोकॉर्डेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। वेरी इंपॉर्टेंट, जो नोटोकॉर्ड होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ जब वो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज में उसकी टेल में ही प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड, दैट्स इट, बाद में नहीं होगी। ठीक है। एग्जाम्पल, एसिडिया सेल्पा एंटोलियोलम। ठीक है जी। अगर हम सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें, सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड एग्जिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट एग्जिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहता है, ब्रैंकियोस्टोमा, उसी का दूसरा नाम क्या है, एम्फियोक्सिस, उसी का दूसरा नाम क्या है, लेंसलेट। यार ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, लेंसलेट एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। अब आते हैं हम किस पे, तीसरा पार्ट जो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, जिस पे हम आगे बहुत बात करने वाले हैं। सो वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज और बोन। देखो क्या होता है, इनके केस में जो ये नोटोकॉर्ड है ना, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, मतलब जब जाइगोट बना, उससे एम्ब्रियो बना, उन कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद या तो कार्टिलेज उसको रिप्लेस कर दे या फिर बोन उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है। और भी कुछ फीचर्स हैं इनके। पहली चीज क्या रहती है वर्टिब्रेट्स में, दे आर हैविंग अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। ठीक है। दे आर हैविंग किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। दे आर हैविंग पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस हो सकते हैं आपके फिन्स हो सकते हैं आपकी लिम्स हो। ठीक है। एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है आपका फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों भाई, हम कॉर्डेट में तो इनकी बात भी करते हैं इन दोनों की, पर ये दोनों तो वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल है थ्रू आउट लाइफ, और इसमें सिर्फ लार्वल टेल में। बट वर्टिब्रेटा में तो नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाई जाती है। सिंपल सी बात। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे यहाँ देखो, सो वर्टिब्रेटा को हमने एगनेथा और गैनाथोस्टोमेटा में डाल दिया। ठीक है। एगनेथा में जॉज नहीं होते, राइट, जैसे मैक्सिला मैंडिबल वैसे वैसे जॉ जो हमारे पास भी होते हैं वो नहीं होते। तो इसमें सिर्फ एक ही क्लास आ गई, साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद गैनाथोस्टोमेटा, इसमें ना 2 सुपर क्लासेस आ गई, पाइसेस एक, टेट्रापोडा एक। पाइसेस जिनके पास फिन्स है, जैसे कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस। टेट्रापोडा, इसमें और क्या जिनके पास लिम्स हैं, एग्जांपल्स एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो हम एक-एक करके इन सभी की बात करने वाले हैं, इन 7 की 7 क्लासेस की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं गाइस, मजा आ रहा है ना? ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ईज़ी सा चैप्टर है। मैंने आपके लिए बिल्कुल एक-एक स्लाइड पे सिर्फ एक-एक फाइलम, एक-एक क्लास ही लिखी है। ओके, सो साइक्लोस्टोमेटा, सबसे पहली चीज़ ज़रा समझ लो, ये एक्टोपैरासाइट है। यार एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है भैया? एक्टोपैरासाइट का सिंपल सा मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर चिपक के न्यूट्रिशन लेंगे होस्ट से। कहाँ चिपकेंगे? बॉडी के ऊपर, अंदर नहीं जाएँगे, ऊपर चिपकेंगे। सो दे आर एक्टोपैरासाइट्स। 6 टू 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, एज़ इट इज़ रटना पड़ेगा। ठीक है, इनके पास 6 टू 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे एक सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। ठीक है, मैंने क्या कहा था? ये एग्नेथा में लाई कर रहे हैं, मतलब जॉस तो है ही नहीं। ठीक है, तो इनके पास एक सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है। ठीक है, माना आपको कुछ और याद आ रहा होगा इन वर्ड से, बट कंट्रोल। ठीक है, तो सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। सो दे डू नॉट हैव एनी स्केल्स और पेयर्ड फिन्स। ध्यान दो, साइक्लोस्टोमेटा में ना तो स्केल्स होते हैं ना पेयर्ड फिन्स होते हैं। ठीक है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। दे आर मेरीन बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। ठीक है। तो देखो ऐसे तो ये क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर मेरीन। ठीक है, सी वाटर में ही होंगे, बट
जब इनको अपने एग्स ले करने होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना होता है, तो ये कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर। और ऐसा करने के बाद कुछ टाइम में ही ये मर जाते हैं। सो दे डाई आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ स्पॉनिंग एंड दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे भी देखा जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं? पेट्रोमाइक्सॉन, दैट इज जिसका दूसरा नाम लैम्प्रे है, एंड मैगजीन, दैट इज हैगफिश। तो यहाँ पे मैंने पेट्रोमाइक्सॉन लगा भी रखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास, कॉन्ड्रेक्थीस। अब जरा यार थोड़ा सा समझना, कॉन्ड्रेक्थीस और ऑस्टिकथीस में कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है? कॉन्ड्रेक्थीस होते हैं मेरीन एनिमल्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ भाई जी सी वाटर में रहेंगे। जब भी कॉन्ट्रेक्टीज पढ़ते हो ना, शार्क को सोचना है दिमाग। आपको ध्यान रखना है यार, जो शार्क होती है ना, शार्क तो सिर्फ सी वाटर में पाई जाती है, ठीक है? रिवर में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? ओके। सी से कॉन्ट्रेक्टीज, सी से कार्टिलेज, ध्यान दो, सी से कॉन्ट्रेक्टीज, सी से कार्टिलेज, ये कार्टिलेज एंडोस्केलेटन होता है इनके पास, ठीक है? और वेंट्रल माउथ होता है। यार वेंट्रल माउथ होने का मतलब क्या है? शार्क को देखो, शार्क को आपको पता है उसका जो माउथ है वो निचली तरफ है ना, प्रेजेंट, तो वही सो चीज है। तो हमने कहा कि दे आर एक्चुअली हैविंग अ वेंट्रल माउथ। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है? सो कॉन्ट्रेक्टीज के केस में जो नोटोकॉर्ड है, इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, कोई ज्यादा नहीं है, रट लो इसको, ठीक है? नो ऑपरक्यूलम और एयर ब्लैडर। देखो ऑपरक्यूलम क्या होता है? गिल कवर, तो यहाँ पे गिल कवर प्रेजेंट नहीं है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट ना होने की वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो वो डूब जाते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे स्केल्स कौन से होते हैं? प्लेक्वाइड स्केल्स। और ये इतने तगड़े स्केल्स होते हैं ना यार, कि आपके जो टीथ है वो भी मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स ही हैं। आपने देखा होगा जो शार्क है, शार्क के टीथ कितने शार्प होते हैं, तो एक्चुअली वो जो टीथ है वो प्लेक्वाइड स्केल्स के बने होते हैं। एंड दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, आपने देखा होगा पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ओके। दे आर प्रीडेशियस, यस, मतलब वो शिकार करने में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल। एंड मेल पेल्विक फिन्स हैव क्लैस्पर्स, ठीक है? सो कॉन्ट्रेक्टीज में जो मेल पेल्विक फिन्स हैं उनके पास क्लैस्पर्स रहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? कैसे याद रख सकते हो यार? सी से कॉन्ट्रेक्टीज, सी से चाइल्ड, ठीक है? मतलब यार हमारे जो खुद के बच्चे हैं कैसे होते हैं वो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, अंदर हो रही है फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो ना? और विविपेरस तो ऑफ कोर्स है, वो तो समझा चुका हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल क्या क्या है? स्कॉलिडॉन, जिसको हम डॉगफिश कहते हैं, प्रिस्टिस द सॉफिश, कार्चेरोडॉन द ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड ड्रैगन स्टिंगरे। ये आपका डॉगफिश, ये आपका सॉफिश। सिंपल। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑस्टिकथीज। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कॉन्ट्रेक्टीज ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ध्यान दो। बोनी एंडोस्केलेटन, ओ से ऑस्टिकथीज। अब आपको पता होगा यार, अगर हम मेडिकोस की टर्म्स में बात करें तो ऑस्टियो जो टर्म है वो बोन के लिए यूज होती है, राइट? सो ऑस्टिकथीज का सिंपल सा मतलब हुआ बोन। सो दे आर हैविंग अ बोनी एंडोस्केलेटन, और माउथ होता है टर्मिनल, मतलब बिल्कुल ऐसे देखो यहाँ पे टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है? जैसे शार्क में निचली तरफ होता है, इसमें टर्मिनल होता है। ओके। सो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स रहती है। ऑपरक्यूलम एयर ब्लैडर उधर था नहीं बट इधर है, ठीक है? सिंपल। और यहाँ पे कौन सी स्केल्स है? साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स, साइक्लोइड या टिनोइड। इस ये वाला सी जो है ये साइलेंट है, तभी कह रहा हूँ टिनोइड स्केल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओविपेरिस। बस एक चीज ध्यान रख लो, पिछले वाला अगर आपको याद हो जाता है ना, सी से कॉन्ट्रेक्टीज, सी से चाइल्ड, ठीक है? मतलब वो विविपेरिस और आपका क्या कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन रही होगी, तो ये उल्टा कर दो इसका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरिस। सिंपल। इसको भी याद रख लो यार, ओ से ऑस्टिकथीज, ओ से ओविपेरिस, सिंपल, ठीक है? एग्जाम्पल क्या क्या है? एक्सोटिसिटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिपोकैम्पस द सी हॉर्स, ये लगा है आपका हिपोकैम्पस, ठीक है? फ्रेश वाटर में कौन कौन है? लेबियो, रोहू, कैटला, कतला, क्लैरियस, मगूर। एक्वेरियम में कौन कौन है? आपके पास बेटा द बाइटिंग, सॉरी द फाइटिंग फिश, एंड टेरोफाइलम द एंजल फिश। ठीक होगी बात, ठीक है? तो ये हो गए आपके ऑस्टिकथीज फाइलम खत्म। आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट एम्फीबिया, ठीक है? सो अगर हम एम्फीबिया की बात करें, सो पहले पॉइंट जो हमारे पास आता है दैट दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है? सो मतलब ये वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, हम जानते हैं, फ्रॉग का एग्जांपल हमें पता है।
ठीक है। सो बॉडी सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक, ठीक है। फ्रॉग के बारे में तो आपने डिटेल में क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, ठीक है। बट चलो फॉर द टाइम बीइंग बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड रहती है। स्किन इज मॉइस्ट, नो स्केल्स। ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, बट इनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। आईज हैव आईलिड्स ऑफ कोर्स, और यहाँ पे जो ईयर है ना, जो एक्सटर्नल ईयर जैसे हमारा बाहर वाला पिन्ना होता है ना, तो वो एक्सटर्नल ईयर यहाँ मिसिंग है, ठीक है। तो उसकी जगह क्या है, टिम्पैनम, इट रिप्रेजेंट्स द ईयर। और क्लोएका यहाँ पे होता है। क्लोएका क्या चीज है, क्लोएका एक स्पेशल चैम्बर होता है। क्या चीज है, एक चैम्बर है। उस चैम्बर में बेसिकली यूरिन भी स्टोर हो रहा है, ठीक है। उस चैम्बर में बेसिकली क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट भी स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। और उस चैम्बर में इनके गैमीट्स भी स्टोर होते हैं। 3 चीजें, गैमीट्स, डाइजेस्टिव वेस्ट्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, यू कैन से। तो तीनों चीजें एक ही चैम्बर में स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं क्लोएका। तो वो यहाँ पे होता है। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स, लंग्स, स्किन, ठीक है। गिल से रेस्पिरेशन हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है, ठीक है। इसको ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको पल्मोनरी कहते हैं, इसको क्यूटेनेशियस कहते हैं। आने वाले चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे ये चीजें पता चल जाएंगी। 3 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे सब में पास देखा जाएगा। 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। आई रिपीट, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, उसको हम कहते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है, पता होगा जैसे फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर होगी फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज करेंगे और वो धीरे धीरे स्विम करके फर्टिलाइज करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस ऑफ कोर्स, एग्स होंगे वहां पे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पता है हमें ऑलरेडी यार, टैडपोल होता है, उस टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होगा तभी जाके तो फ्रॉग बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्यूफो जिसको हम टोड कहते हैं, राणा फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलमेंड्रा सेलमेंडर एंड इक्थियोपिस द लिम्बलेस एम्फीबियन, एक ऐसा एम्फीबियन जिसके पास टांगे नहीं है, लिम्बलेस एम्फीबियन। ये सेलमेंड्रा है और ये अपना राणा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या चीज आती है, रेप्टिलिया। So talking about the reptilia phylum, they are actually the creeping or crawling organisms. पहला important point, they are actually creeping or crawling organisms, ठीक है। अब दूसरी चीज, they are having a dry cornified skin with scales or scutes present, मतलब इनकी जो स्किन है वो ड्राई होती है, पहली चीज, और कॉर्निफाइड, काफी सख्त होगी। सो इट इज ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है। और यहाँ पे स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले बात किया था ना कि उनके पास स्केल्स नहीं होते बट इनके पास होते हैं। यहाँ पर भी ईयर की जगह टिम्पैनम ही है, तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन है भाई, क्वेश्चन बनता है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के अलावा सबके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स दे शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, ठीक है। तो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हम सब जानते हैं कि वो अपनी स्किन को ओवर द टाइम क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, राइट। सो एज स्किन कास्ट, एनसीईआरटी लाइन है। उसके बाद है यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट अंडे तो होते हैं ना, दे आर ओविपेरिस, ठीक है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट, यार देखो ना यार, आपका कोई सांप है, बड़ा सांप है, उसका छोटू सा बच्चा है, तो वो एक जैसे दिखते हैं ना, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे हैं इसमें, चिलॉन टर्टल, ठीक है। टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस, कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलिस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमीडिक्टाइलिस वॉल लिजर्ड। द पॉइजनस स्नेक्स में हमारे पास है नाजा कोबरा, ठीक है, बेंगैरिस क्रेट एंड वाइपेरा वाइपर। मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है, एप्स। सो अगर हम एप्स की बात करें, तो एव्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है, एव्स मतलब हम चिड़ियों की बात करने वाले हैं, पंछियों की बात करने वाले हैं, ओके। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फेदर्स एंड एबिलिटी टू फ्लाई, ठीक है। तो बेसिकली फेदर्स सिर्फ इनमें ही देखे जाते हैं और ये उड़ भी सकते हैं, ओके। सो एक्सेप्शन क्या है जो फ्लाई नहीं कर सकते यार, ऑस्ट्रिच विच कैन नॉट फ्लाई। एनसीईआरटी में सिर्फ ऑस्ट्रिच है, और भी बहुत से थे जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कीवी हो गया एक, ओके। सो हाइंड लिम्स दे आर हैविंग स्केल्स, ध्यान दो कौन सी लिम्स के पास स्केल्स होंगी, हाइंड लिम्स मतलब नीचे वाले हाइंड लिम्स, ठीक है। स्किन इज ड्राई, नो ग्लैंड्स एक्सेप्ट द बेस ऑफ टेल, मतलब इनकी जो स्किन है वो ड्राई है, इनके पास कोई ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, बस एक जगह है, कहाँ है, एट द बेस ऑफ टेल, कहाँ पर है, एट द बेस ऑफ टेल, ये ध्यान देना। उसके बाद अगर हम देखें, एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक। देखो, एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड का मतलब हुआ इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कंप्लीटली बोन्स से बना हुआ है, बट जो लंबी लंबी बोन्स है, बड़ी बोन्स है,
वो न्यूमैटिक है। मतलब क्या? वो हॉलो है। क्यों हॉलो है? यार इनको अपना बॉडी वेट कम रखना है ताकि आसानी से उड़ सकें, राइट? तो इसलिए हम कह रहे हैं इनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं दे आर एक्चुअली न्यूमैटिक। बाकी जो छोटी बोन्स है उसमें तो होगी मटेरियल, वो हॉलो नहीं है, बट लॉन्ग बोन्स आर न्यूमैटिक। और यहाँ पे 2 एडिशनल चैम्बर्स रहते हैं, क्रॉप और गिज़र्ड, ठीक है? अब यार आपको पता होगा या चलो आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा, क्रॉप का क्या काम होता है? ये बेसिकली फूड को स्टोर करता है पार्शियली, ठीक है? गिज़र्ड क्या करता है? उसको ग्राइंड करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता होगा यार बर्ड्स है, बर्ड्स के पास टीथ तो होते नहीं है ना, ठीक है? तो बेसिकली ग्रेन्स वो खाते हैं, सीरियल्स वो खाते हैं, तो ग्राइंड तो करने पड़ेंगे, ठीक है? मतलब उनको ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट कर सके, तो इसके लिए 2 चैम्बर्स यहाँ पे क्रॉप है, गिज़र्ड है, ठीक है? 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है? एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट्स रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। अब इनकी लंग्स में क्या होता है ना, इनकी और हमारी लंग्स में फ़र्क बताता हूँ। हमारी लंग्स की अगर आप बात करो, हमारी लंग्स में एल्वियोलाई प्रेज़ेंट है, ठीक है? जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और वो जो एल्वियोलाई है, आपको पता है वो लंग्स के अंदर है, सिंपल। अगर हम बर्ड्स की बात करें, अगर हम एव्स की बात करें पर्टिकुलरली, यहाँ पे जो ये एयर सैक की बात कर रहा है, ये एयर सैक लंग्स के अंदर ना होके बाहर है। ध्यान दो, ये वाले एयर सैक बर्ड्स के केस में लंग्स के बाहर प्रेज़ेंट होते हैं, अंदर नहीं। ये फ़र्क है हमारे और इनमें, ठीक है? रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, ठीक है? इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन देखी जाती है, हमें ऑलरेडी पता है, ओविपेरेस है, हाँ जी, देखे हमने अंडे और डायरेक्ट डेवलपमेंट है, हाँ, रिज़ेम्बलेंस बचपन से रहती है। एग्ज़ाम्पल्स कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, पेसिटुएला, पैरट, स्टूथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, नियोफ्रॉन, वल्चर। जैसे थोड़ा-सा आपको मैं बता सकता हूँ कैसे आप इसको लर्न कर सकते हो। आपको पता है कोलंबस, ठीक है? वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता था ना, तो पिजन भी उधर ही जाता है। तो कोलंबा, पिजन, क्योंकि पिजन को हम अरे से परे भेजने का काम करते हैं ना जनरली पैसेंजर के लिए। उसके बाद जैसे आपको पता है कि कौरव, तो कौरव बुरे लोग थे और कौवे को भी हम मतलब बुरा ही मानते हैं, ठीक है? तो कॉर्वस, क्रो, ठीक है? जैसे पेसिटुएला का मैं ऐसे याद रखता था कि पेड़ पे सिटुआ मतलब कि पेड़ पे कोई बैठा है, जैसे पैरेट है, ठीक है? उसके बाद पैवो का मतलब हो गया जैसे यार पूजनीय है कोई, तो किसको पूजते हैं हम? पीकॉक, क्योंकि वो कृष्ण जी से हम रिलेट करते हैं इसको, सो दैट्स व्हाई। तो ऐसे आप चीज़ों को कर सकते हो लर्न, ठीक है? ऐसे एज़ होल आपको रटनी तो है ही एंड में, बट इससे ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना मिनोमिक्स से। चलो आगे। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट फाइलम जो हमारे पास सॉरी लास्ट क्लास जो हमारे पास है यहाँ पे, वो है मैमीलिया और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड भी आप इस क्लास को कह सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पे आती है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में हम रह सकते हैं, वी कैन फ्लाई, वी कैन स्विम मतलब हम पर्टिकुलरली ह्यूमन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी स्पीशीज़ की बात भी कर रहे हैं। सो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं जिससे वो अपने यंग वन्स को इनिशियल स्टेजेस में फीड करते हैं, राइट? ओके। उसके बाद अगर हम बात करें स्किन हैज़ हेयर, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास जो स्किन है उसमें हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर हमारे पास प्रेज़ेंट है, क्या नाम है उसका? पिन्ना, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास होती है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस कंडीशन को हम हेटेरोडोंट्स कहते हैं। एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, उसको हम कहते हैं हेटेरोडोंट्स। एक्चुअली ये ना क्या कहते हैं जो फूड वाला चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से कट चुका है, उसमें चीज़ है। फिर वी आर एक्चुअली द होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स का मतलब होता है वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है? आपकी जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड होती हैं और हम भी वार्म ब्लडेड हैं। मतलब हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं ऑल्दो बाहर का टेम्परेचर चेंज हो, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लंग्स हैं। इंटरनल फर्टिलाइज़ेशन हमारे केस में देखी जाती है। हम मोस्टली मोस्टली बोल रहा हूँ सारे नहीं हैं, विविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट और हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ये गलत लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है। ये चीज़ ज़रा ध्यान देना कि हमारे केस में कैसी डेवलपमेंट देखी जाती है। हमारे केस में बेसिकली डायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ठीक है? डायरेक्ट डेवलपमेंट समझते हो ना कि आप इंडिविजुअल और वो बिल्कुल मिलते-जुलते हैं। एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या है हमारे पास? तो यार ध्यान दो, एक ही एग्ज़ाम्पल ऐसा है जो ओविपेरेस है मतलब जो अंडे ले करता है दैट इज़ ऑर्निथोरिंकस, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं?
प्लेटिपस। और बाकी सारे विविपेरस हैं, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलिस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, इक्विस, हॉर्स, डेल्फिनस, द कॉमन डॉल्फिन, ब्लेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, लायन। ठीक है यार, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, बट अब टाइम आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का, जो आप लोग की डिमांड पे मैं लाया हूँ। सो समवेयर 20 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। तो हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो कि यार हम इतने सारे एग्जांपल्स को कैसे याद रखें। तो हो अगर आपसे कोई मोनोमिक बनता है, इट्स बेस्ट फॉर यू। नहीं बनता है तो मैंने कुछ चीज़ें क्या की थी कि मैंने कुछ नाम अपने दोस्तों को दे दिए थे। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसका नाम मैंने ऑर्निथोरिंकस सेव किया हुआ है, ठीक है? एक दोस्त है, उसका नाम मैंने मैक्रोपस सेव किया हुआ है, किसी का मकाका सेव किया हुआ है, राइट? किसी का मैंने टेरोफेलिस सेव किया है, बेटा फिश सेव किया। उससे क्या होता है ना, आपको कुछ-कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल है जो हमेशा याद रहेंगे ही रहेंगे, राइट? बाकी आपकी मर्ज़ी। और आप बार-बार चैप्टर को थॉरली रीड करो, ठीक है? समव्हेयर अराउंड 1 आवर में हमने इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? और आपकी डिमांड पर अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज नीट 2017 में आया है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स इज। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में कौन सी चीज ऐसी है जो सेम है? द वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, pharynx and gill slits, pharynx without the gill slits, the absence of notochord। देखो, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अब हेमिकॉर्डेट्स दे हैव टू शेयर विद कॉर्डेट्स, मतलब हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में वो चीज सेम होनी चाहिए। फेरिंक्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंक्स विदाउट गिल स्लिट्स। अब देखो यार, आपको सिंपल सा पता है कि क्या कहते हैं, गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में होती है, ठीक है? तो हेमिकॉर्डेट्स में भी होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, तो हम इसको साथ का साथ मार्क भी कर देते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये दोनों में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी जो नर्व कॉर्ड है कॉर्डेट्स के वो पीछे होती है, ठीक है? एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कह नहीं सकते, क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में थोड़ी सी नोटोकॉर्ड है, हमारे में तो पूरी है, ठीक है? Important characteristic of hemichordates that they are sharing with chordates, तो इसका pharynx with gill slits ही होगा। अगला क्वेश्चन, which among these is the correct combination of aquatic mammals? डॉल्फिन्स, सील्स, ट्राइगॉन। तो डॉल्फिन और सील तो मैमल है, ट्राइगॉन नहीं है। व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स, ठीक है? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। व्हेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स? अब हॉर्स की बात करो यार, हॉर्स हमने अभी पढ़ा, उसका नाम क्या है? इक्विस। टाइम के साथ आपको याद हो जाएगा। तो इक्विस है। अब काफी चीजें आप रिलेट कर सकते हो, एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? बट अगर हम देखें, इक्विस है तो इक्विस उसकी जीनस है, तो ऊपर जो फैमिली होगी वो लगभग इक्विडे ही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऑल्दो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। डरना मत, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आने वाले नीट एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर है। In case of porphyrians, the spongiocele is lined with flagellated cells called. So in case of porphyrians, the spongiocele is lined with the flagellated cells called, already बता चुका हूँ, क्वेनोसाइट्स, ठीक है? तो ये भी हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द मैमल्स आर विविपेरिस। नहीं, क्यों? मैंने ऑर्निथोरिंकस की बात की, वो तो ओविपेरिस है। ऑल द साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। सही हो सकता है। ऑल द रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। नहीं, क्रोकोडाइल है। ऑल द पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। ना, क्यों? कॉन्ड्रिक्थीज यार, कॉन्ड्रिक्थीज में ओपर्क्यूलम तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? ठीक है, विविपैरिटी बर्ड्स मैमल्स में नहीं, दोनों में नहीं देखी जाती है, क्योंकि बर्ड्स ओविपेरिस हैं और मैमल्स विविपेरिस हैं। वार्म ब्लडेड नेचर, ऑफ कोर्स दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड हैं। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ऑसिफाइड का मतलब हुआ बोनी एंडोस्केलेटन, दोनों में देखा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड? तो इसने पूछा कौन सा शेयर्ड नहीं है, ठीक है? तो ये तो पहले ही हो गया फिर, विविपैरिटी, ठीक है? क्योंकि आपके जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स आर एक्चुअली ओविपेरिस, और आपके जो मैमल्स हैं, दे आर विविपेरिस। समझ आई बात? मोस्टली दे आर विविपेरिस, ठीक है? Okay. Seventh, which of the following characteristic features always holds true for the corresponding group of animals?
ठीक है, जो हमेशा ट्रू है। पोजेस अ माउथ विद द अपर एंड लोअर जॉ, मतलब ये कह रहे हैं कि किनके पास जॉ हमेशा ही होगा? कॉर्डेट्स नहीं, सारे कॉर्डेट्स के पास कहाँ होता है जॉ? हमने पढ़ा है कॉर्डेट्स में, हमने पढ़ा है कि हमारे पास वर्टिब्रेटा के अंदर ही एगनेथा और ग्नैथोस्टोमेटा है, तो एगनेथा के पास तो होता ही नहीं है, तो हम कहेंगे पहला तो गलत है। 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये रेप्टिलिया का है। नहीं, नॉट ऑल द रेप्टिलियंस, क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल हमारे पास है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थीज, एंड लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, विविपेरस मेमिलिया, तो हम कहेंगे कि भाई तीसरा ऐसा है जो हमेशा सही रहेगा। क्यों? चौथा क्यों नहीं यार? ऑर्निथोरिंकस बहुत पॉपुलर हो गया वर्ड, मेरा दोस्त है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम अर्थ्रोपोडा? पैरापोडिया होता है यार, मुझे याद आ रहा है पैरापोडिया मैंने कहाँ पढ़ा था, एनालिटिक्स में पढ़ा था, ठीक है जी। जॉइंटेड अपेंडेजेस ऑफ कोर्स होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने कहा था, ट्रू सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोड्स में देखी जाती है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, तो हम कहेंगे कौन सा प्रेजेंट नहीं है? पहला ही नहीं है। क्यों? पैरापोडिया कहाँ होता है? एनालिटिक्स में होता है। आगे चलो, मजा आ रहा है ना, लग रहे हैं ना क्वेश्चंस इजी है। So, body having a meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells, and indirect development are the characteristics of the phylum. Body having a meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells, and indirect development. अब देखो यार, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली चीज, आप क्या देखो, आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें बताया था कि बेसिकली जो सेल्स है ना वो डाइजेशन कर रहे हैं? याद करो, मैंने बताया था पॉरीफेरेंस है, राइट? वहां पे मैंने आपको क्वेनोसाइट्स के बारे में बताया था, राइट? ठीक है, अभी ऑल दो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट जब यहाँ पे है तो हम इसको आंसर कर देते हैं। इसका पॉरीफेरा होगा। क्यों होगा? रीजन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपके जो क्वेनोसाइट्स होते हैं ना यार, एक्चुअली वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। हाँ, वही वाले क्वेनोसाइट्स जो कैनाल्स और स्पॉन्जोसील को लाइन नहीं कर रहे थे, बताया था ना मैंने, तो वही चीज, तो ये पॉरीफेरा होगा। सो मेटाजेनेसिस, अब मेटाजेनेसिस एकदम आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रेफर्स टू occurrence of drastic change in the form of during presence of segmented nai, presence of different nai, alternation of generation, बस इसको टिक मार दो, सिंपल। A jawless fish, मतलब जॉ नहीं है, which lays eggs in the fresh water and whose एमोसीट्स लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। यार ये तो साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहा है, उसमें एग्जांपल ढूंढो ना। पेट्रोमाइक्सॉन और माइक्सीन दोनों दिया है। सो इट इज अ जॉलेस फिश व्हिच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड whose एमोसीट्स लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल्स हमारे पास दिए हुए हैं, पेट्रोमाइक्सॉन एंड माइक्सीन, ठीक है। तो दोनों ही एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, तो अगर ये इन केस आता है तो ये बोनस हो जाएगा आपके लिए, तो बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो पेट्रोमाइक्सॉन रहता है, ठीक है। बाकी मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ यार, जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो एनसीईआरटी से नहीं है, बट अगर आप करंट ट्रेंड देखो, आप देख रहे हो 2015 का क्वेश्चन है, और जो आजकल का ट्रेंड है ना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछते, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हम ऐसा करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है ना उसको हम करेंगे नहीं अटेम्प्ट, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, फिर वो रटने लग जाते हैं क्वेश्चंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस डज नॉट शो विविपैरिटी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अब एस्कैरियस, ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, दे ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपैरिटी। विविपैरिटी मतलब ये तो काफी कॉम्प्लेक्स फीचर है विविपैरिटी, क्योंकि पहले तो होता नहीं था। तो अब देखो, एनसाइक्लोस्टोमा और एस्कैरियस, ये दोनों के दोनों तो आपके एनालिडा में थे, सॉरी उसमें एस्केलमेंट्स में थे, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। ट्राइकेनेला तो एक्चुअली एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसको नहीं करेंगे, तो मैं आपको इस पे क्रॉस लगा देता हूँ। Okay, which of the following represents the correct combination without any exception? Sucking and circular mouth, jaws absent, integument without scales,
पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, हाँ। बॉडी कवर्ड विद feathers, skin is moist and glandular, forelimbs form the wings, lungs with air sac, aves. Which of the following is correct combination without exception? Mammary gland, hair on the body, pinnate, two pairs of limbs, ठीक है। सो ये वाला है मैमल्स वाला, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी मैमल्स हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, उनके पास हेयर होता है, पिन्ना होता है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं उनके पास कोई ना कोई एक्सेप्शन है, साइक्लोस्टोम्स में भी है, एव्स में भी है। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट आपको मैमल्स के जब फीचर्स ऑलरेडी लर्न है तो आप इसको सी कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरिस? तो कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे विविपेरिस नहीं है? हमारे पास प्लैटिपस ऑर्निथोरिंकस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो यार ये ऐसा है ना जो विविपेरिस नहीं है, ये ओविपेरिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड? ठीक है, तो कौन सा रीजन है, ठीक है, फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड? तो आप देख रहे हो कि ये भी आपके एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे नीट 2025 में, ठीक है। Select the taxon mentioned that represents both marine and freshwater species. तो जहाँ पे मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैं। एकाइनोडर्म्स मैंने ऑलरेडी बताया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन होते हैं। टीनोफोरा सिर्फ और सिर्फ मेरीन होता है। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है आपको निडेरिया। क्यों कहा निडेरिया? क्योंकि हाइड्रा फ्रेश वाटर है, बाकी सारे मेरीन हैं, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल? साइनोबैक्टीरिया, ऑफ कोर्स इसके पास तो सेल वॉल होगी। सेकेरोमाइसीस ईस्ट, इसके पास भी होगी। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी होगी, ऑफ कोर्स यार। सी फैन गोर्गोनिया, इसके पास सेल वॉल क्यों होगी? ये तो एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक एनिमल है ना, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, ओके। एनिमेलिया में पढ़ा है हमने एक्चुअली, तब है। प्लेनेरिया possesses हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन, देखने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट टिक मार दिया करो। अ मैरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आपने पढ़ा था ट्राइगॉन स्टिंगरे होता है, टॉर्पेडो क्या होता है? बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फिश, अरे जिससे करंट नहीं निकलता उसको बोलते हैं टॉर्पेडो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसी टिसी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा। कह सकते हो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, या ठीक है। स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्चिन, सी ककम्बर, एकाइनोडर्मेट्स, ओके। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, स्पाइसेस नहीं, फ्लाइंग फिश, कटल फिश। कटल फिश जो है, कटल फिश आपकी अलग है। कटल फिश जो है वो आपका क्या कहते हैं, मोलस्क में रहती है, और सिल्वर फिश जो है वो आपकी आर्थ्रोपोडा में रहती है। तो तीसरा तो गलत हो गया। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा। सो बेसिकली अगर हम देखें, ये भी नीट से बाहर का क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी से बाहर का है कंप्लीटली, क्योंकि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेसी टेसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ठीक है। सो विद द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, सो आई वुड से कि ये इंसेक्टा में लाई करते हैं, ठीक है। और सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ये भी इंसेक्टा में लाई करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? स्पाइनी एंट ईटर, ये बी और सी तो गलत है, तो ये एनसीईआरटी से बाहर का है, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। Which group of animals belong to the same phylum? Prawn, scorpion, locusta. Sponge, sea anemone, starfish. दूसरा गलत है, क्यों है आपको ऑलरेडी पता है। सी एनेमोन क्या कहते हैं, सिलेंट्रेट है। स्टारफिश जो है वो एकाइनोडर्मेट है, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट, एमीबा, एमीबा तो है ही नहीं, क्लासिफिकेशन में अलग हो जाएगा। अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म, ये भी गलत है, तो इसका पहला ही सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। अभी आपको है मैच द नेम ऑफ द एनिमल विद वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द फाइलम। लिमुलस, बॉडी कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और ये पाइसिस, नहीं पाइसिस में तो बिलोंग ही नहीं करता। आर्थ्रोपोडा गलत हो गया पहला। एडेमशिया, द सी एनेमोन, ठीक है। रेडियल सिमेट्री बिल्कुल सही है। पॉरीफेरा है, नहीं नहीं नहीं, सिलेंट्रेटा है, गलत।
पेट्रोमाइक्सॉन, एक्टोपैरासाइट, हाँ बिल्कुल सही। साइक्लोस्टोमेटा है, हाँ सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देख लो, इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल है, लिम्बलेस एम्फीबियन होता है ना, तो एम्फीबियन है, रेप्टिलिया में थोड़ी है। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे से पूछा है, तो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर सिल्वर फिश। ये भी पहले भी ऊपर बताया था। तो इसी के साथ हमने बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है विद द PYQs। मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे हमें यहाँ पर भी मिले, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आउट ऑफ NCERT है। डरना नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही है। NCERT पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस NCERT से ही पूछे जाते हैं, जो आजकल का ट्रेंड है, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, टेक केयर और अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।